नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने द अल्टीमेट यूपीएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना हमारे अखंड भारत के सम्राट श्री चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व करी थी। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो हमारे भारतीय इतिहास में एक नया दौर स्थापित हो गया था और फर्स्ट टाइम पूरे भारतवर्ष में एक पॉलिटिकल यूनिटी अचीव करी गई थी। अब आता है कि हमें हमारे मौर्य साम्राज्य के बारे में पता कहाँ से चलता है। हमें पता चलता है हमारे आचार्य चाणक्य जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र से, जो कि उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। और इसमें 15 बुक्स हैं और 180 चैप्टर हैं। लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट में है राजा और उसकी काउंसिल के बारे में और उसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में। दूसरे पार्ट में उसके सिविल और क्रिमिनल लॉस के बारे में बताया गया है। और थर्ड पार्ट में बताया गया है डिप्लोमेसी और वार टैक्टिक्स के बारे में, कि जब युद्ध हो जाए तो तब कैसे राजा को रिएक्ट करना चाहिए और एक अच्छी डिप्लोमेसी कूटनीति का प्रयोग करके वो कैसे अपने राज्य को अनेकों तरक्कियों की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। ये सब तो हुआ अर्थशास्त्र के बारे में। अब आता है हमारे पास हमारे विशाखादत्त जी की लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षस। उनसे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। विशाखादत्त जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षस केवल एक संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटकीय संकलन है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की राजा की गद्दी को प्राप्त कर लिया था अपने गुरुजी श्री आचार्य चाणक्य जी की हेल्प से। और हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका से। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और पर्टिकुलरली जो कैपिटल सिटी उनकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो कि आज के बिहार की राजधानी पटना है, जिसको पटना नाम शेर शाह सूरी ने दिया था, उस पाटलिपुत्र का वर्णन उसने अपने इंडिका पुस्तक में किया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मिलिट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते थे, अपनी सेना को कैसे सुव्यवस्थित तरीके से मेंटेन करके रखा करते थे। और हमें पता चलता है मौर्य वंश के बारे में जूनागढ़ अभिलेख से, सम्राट अशोक के अभिलेखों से, स्तंभों से, स्तूपों से, भवनों से, मृदु भांड से, पुराणों से, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों से, दीपवंश और महावंश ग्रंथों से कहते हैं कि हमारे आदरणीय श्री आचार्य चाणक्य जी हमारे भारतवर्ष को यवन आक्रमण से बचाना चाहते थे, तो वो इसकी हेल्प के लिए राजा धनानंद के पास गए थे। किंतु धनानंद ने उनका अपमान करके उनको अपने दरबार से निकलवा दिया था। तो उस वक्त आचार्य श्री चाणक्य जी ने कसम खा ली थी कि धनानंद, मैं तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा और तेरी गद्दी पर एक अपने स्टूडेंट को बिठाऊंगा, जो कि पूरे मगध का ही नहीं अपितु पूरे अखंड भारत का राजा होगा और उसका निर्माण करेगा। आगे चलकर हमने देखा उनके स्टूडेंट श्री चंद्रगुप्त मौर्य जी ने भारतवर्ष के 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद जीत लिए थे। कहते हैं कि आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 सिक्कों में किसी शिकारी से खरीदा था और उसको उन्होंने 8 साल तक एजुकेट किया और ट्रेंड किया। उसको हर एक परिस्थिति के लिए तैयार किया कि उसको कैसे लड़ना है, कैसे शासन करना है, कैसे बोलना है, कैसे सेना इकट्ठी करनी है, कैसे बाद में उसको अपने शासन को मेंटेन करके रखना है और एक राजा कैसे बनते हैं, एक राजा में क्या क्या गुण होते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को हर वो चीज़ सिखाई जिससे कि वो धनानंद को उठाकर गद्दी से फेंक सकते थे और खुद एक राजा बन सकते थे। एज वी नो, at the age of 25 he captured पाटलिपुत्र from धनानंद with the help of आचार्य चाणक्य। अब बात आती है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन तथा वृषल बताया गया है।
ब्राह्मणों ने इसको शूद्र जाति का बताया था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसको क्षत्रिय बताया गया है। और जो हमारे विदेशों में जो बुक्स चल रही हैं, फॉरेन बुक्स, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य जी को क्षत्रिय बताया गया है। किंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाति बड़ी होने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। जरूरी नहीं है कि यदि आपकी जाति महान है, आप एक महान जाति से संबंध रखते हैं, तो आप इंसान भी महान ही होंगे। इंसान को महान उसके कर्म बनाते हैं। और एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी किसी जाति की पहचान के मोहताज नहीं हैं। दो इतिहासकार हुआ करते थे, जस्टिन और स्ट्रैबो, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था और एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। तो प्लूटार्क ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों से पूरे भारत को रौंद कर रख दिया था, जो इनको सेंड्रोकोटस की संज्ञा दी जाती है। सेंड्रोकोटस का मतलब 6 लाख की सेना का मालिक होता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास 6 लाख की सेना हो, उसको सेंड्रोकोटस कहते हैं। एक इतिहासकार हुए हैं हमारे विलियम जोनस जी, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो उन्होंने सिकंदर के देश में पढ़ी जाने वाली पुस्तकें भी पढ़ी, जिनमें सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध का वर्णन किया गया है। वहाँ पे उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने बता करके सेंड्रोकोटस बताया गया है। तब उन्होंने अपने भारत की पुस्तकें पढ़ी। इधर जो है सेम टू सेम युद्ध के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलती है कि कैसे सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। तो विलियम जोनस जी ने बताया कि सेंड्रोकोटस का मतलब क्या होता है। सेंड्रोकोटस 6 लाख की सेना के मालिक को बोलते हैं। जैसा कि प्लूटार्क ने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों से पूरे भारत को रौंद कर रख दिया था। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम, जैसा कि हम गूगल सर्च से देख पाते हैं, सर्वर्थ सिद्धि मौर्य था और इनकी माता का नाम मूरा मौर्य था। इनकी 2 पत्नियां थी, जो कि एक दुर्धरा थी, जो कि राजा धनानंद की पुत्री हुआ करती थी, और दूसरी का नाम हेलेना था, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हुआ करती थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने 8 महाजनपद जीत लिए थे। कहते हैं कि गंगा घाटी से लेकर सिंधु घाटी तक और सेंट्रल इंडिया से लेकर नर्मदा रिवर तक हर तरफ केवल चंद्रगुप्त मौर्य का ही शासन हुआ करता था। वे अपने साम्राज्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से शासन किया करते थे। और 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर की आर्मी का जनरल हुआ करता था, मतलब सिकंदर की सेना का सेनापति हुआ करता था, जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करता था। तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की बड़ी ही शानदार जीत हुई और सेल्यूकस निकेटर की बड़ी ही करारी हार हुई। इसके बाद एक संधि होती है, जिसमें वो चंद्रगुप्त मौर्य जी को एरिया, अराकोशिया और जेड्रोशिया नाम का सारा एरिया दे गया था। यानी काबुल, गांधार और हेरात, ये तीनों देश वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे गया था। और अपनी पुत्री, जिसको हेलेना या कर्नेलिया भी कहते हैं, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ करवा गया था। और उसके कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज को छोड़कर गया था। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उनको 500 हाथी दान में दिए थे। और ये हमारी भारत की सबसे पहली इंटरनेशनल ट्रीटी थी, पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसको कहते हैं। और ये पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। He embraced Jainism towards the end of his life. एंड एक बार उनके शासन में, उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसका विद्वानों ने हल बताया था कि उन्हें 12 साल तपस्या करनी पड़ेगी। तो अपने जीवन के अंत में वो अपना सारा शासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत पर चले गए, जो कि कर्नाटक के मैसूर के पास श्रवण बेलगोला में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा थे तथा वो जैन धर्म को फॉलो किया करते थे। जैन धर्म की दिगंबर
शाखा को वो फॉलो किया करते थे, जिसको भद्रबाहु लीड किया करते थे। अंत में वो चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं और अपने संथरा विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। तो संथरा विधि के तहत क्या होता है? संथरा विधि के तहत जब व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह अपनी मौत के करीब है, तो वह सब कुछ खाना पीना त्याग देता है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू दिगंबर जैन परंपरा। अंत में हमारे सम्राट श्री चंद्रगुप्त मौर्य जी 297 ईसा पूर्व अपने प्राण त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त एक महान राजा थे। भारत का एकीकरण करने वाले वो पहले राजा थे। और जो हम आज जीटी रोड देखते हैं, जिसको उत्तरापथ बोला करते थे प्राचीन समय में, उसका निर्माण उन्होंने ही करवाया था। और जो जूनागढ़ में सुदर्शन झील है, उसका भी निर्माण उन्होंने ही करवाया था। और उन्होंने 8 महाजनपदों को जीता था। और उनके शाहगौर व गोरखपुर अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने कैसे अपनी प्रजा की अकाल के दौरान हेल्प करी थी। नमस्कार।